हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज का जो हमारा विषय है वो भारतीय मंदिरों का उद्भव और उसकी वास्तुकला है। और हम देखेंगे किस तरह से भारत में मंदिरों का उद्भव होता है, मंदिरों के बनने का जो कार्य है कब से शुरू होता है। हमने इससे पहले अपने लेक्चर्स में बात किया है हड़प्पा कालीन सभ्यता की, किस तरह से मूर्ति कला, स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। उसके बाद मौर्य कला की हमने बात करी, स्तूपों का निर्माण हुआ शुंग काल में, सतवाहन काल में उसका किस तरह से अलंकरण हुआ, तोरण द्वार बने, हमने उसकी बात करी। उसके बाद हमने पोस्ट मौर्यन एज यानी कि मौर्योत्तर काल के समय जो कला थी उसके बारे में बात करी। अब ये जो मंदिरों का उद्भव होता है ये होता है गुप्त काल के समय से हम देखते हैं। और इससे पहले के लेक्चर में यदि आपको याद होगा दोस्तों, तो हमने बात की थी, जब हमने स्तूप की बात की थी, सांची स्तूप की, तो वहाँ पे मैंने आपको एक मंदिर के बारे में बताया था जो एकदम प्राइमरी टेम्पल है। एकदम शुरुआती दौर में जो मंदिर बनता है, मंदिर संख्या 17 के बारे में हमने बात की थी। मैंने उसका चित्र आपको दिखाया था और बोला था कि जब हम मंदिरों की शुरुआत करेंगे पढ़ने की तो यहीं से शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो जो मंदिर है वो प्रथम चरण का मंदिर है। और हम आज जो बात करेंगे मंदिरों की, वो किस विकास का जो उसका जो क्रम है पूरा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो आपने मंदिर देखा, जो प्रथम चरण का जो मैंने आपको दिखाया था उस लेक्चर में, वहाँ से और अब किस तरह से मंदिर इस अवस्था में पहुँचते हैं कि उनका निर्माण जो है इतना भारी भरकम होने लगता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा मंदिर का स्थापत्य है वहाँ से प्रश्न किस तरह से बनते हैं, जिससे कि आपको रिलेट करने में भी आसानी होगी, आपको पढ़ते समय समझ में आएगा कि मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। और जब मैं इन विशेषताओं को, इनके बारे में बताऊंगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं और मैंने उन्हीं चीज़ों को डाला है यहाँ पे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार इससे पहले के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, मैं इसको बताता रहूँगा आपको कि कहाँ पे से किस तरह का प्रश्न बना है और किस तरह का प्रश्न पूछे गया है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मंदिरों के उत्पत्ति और उसकी कला शैली के बारे में, उस मंदिर की विशेषता, जैसे कि उसकी डिज़ाइन क्या है, पंचायतन शैली का है कि किस शैली का है, वो पढ़ेंगे। दूसरा जो प्रश्न आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि स्थान, किस मंदिर का स्थान कहाँ पे है। जैसे भीतरगांव का जो मंदिर है वो कानपुर में है और देवगढ़ का जो मंदिर है वो झांसी जिले में। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मूर्ति कला, उससे संबंधित, मतलब उस मंदिर में किस किस तरह की मूर्तियों का अंकन किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है, रामायण और महाभारत के दृश्य हमें कहाँ देखने को मिलते हैं और किस किस दृश्यों के बारे में बात की गई, तो ये सब पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इसके अलावा है सामग्री, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, ईंटों से बना है मंदिर या फिर वो पत्थर से बना है। ईंट निर्मित मंदिर के ऊपर प्रश्न आ चुका है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो प्रश्न आता है वो आता है उसकी काल अवधि, मतलब वो मंदिर कब निर्मित हुआ। हमसे कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, मंदिरों के नाम आपको दे देंगे और बोलेंगे इन मंदिरों को आप कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करें। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये किस वंश के समय में इस मंदिर का निर्माण हुआ, किस राजा ने इसको बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, मंदिरों के स्थापत्य कला। तो सबसे पहले हम देख लें कि जो हम आज के जो मंदिर देखते हैं, अब हम जो देखते हैं पूरे विशाल रूप से जो मंदिर है उसमें हमको एक शिखर देखने को मिलता है सबसे ऊपर। उसके अलावा हमको स्तंभदार दरवाजे देखने को मिलते हैं, गर्भगृह देखने को मिलता है। अब ये गर्भगृह क्या है? गर्भगृह वो जगह है जहाँ पे उस मंदिर की मुख्य देवता को स्थापित किया गया है। उसके अलावा हमको जो मंदिर दिखते हैं वो रेस्ट प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं, यानी कि उठे हुए चबूतरे पे दिखते हैं। और उसमें एक प्रदक्षिणा पथ होता है जिसके चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं। और गर्भगृह में जहाँ पे मुख्य देवता को रखा गया है उसके बाहर उस प्रदक्षिणा पथ को ढका हुआ होता है, उनकी छत ढकी हुई होती है जिसके नीचे हम प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा करते हैं। तो ये जो मंदिर का उद्भव होता है भारत में, जैसे भारत जो है वो मंदिरों का देश कहा जाता है और भारत में मंदिर निर्माण परंपरा जो है बौद्ध स्तूपों में पाई जा सकती है। जब हमने बौद्ध स्तूपों के बारे में बात की थी तो बात की थी कि किस तरह से बुद्ध ने पहले बोला कि उनकी मूर्ति नहीं बननी है, लेकिन फिर जब भक्ति काल का जब आरंभ होता है और ब्राह्मण धर्म जब पुनः स्थापित होता है पोस्ट मौर्यन एज, मौर्योत्तर काल के बाद, जब शुंग काल, जब हम कभी अपना राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि किस तरह से शुंग काल में ब्राह्मण धर्म फिर से स्थापित हो जाता है। तो जब ब्राह्मण धर्म पुनः स्थापित होता है तो हमने देखा कि किस तरह से बौद्ध धर्म भी प्रभावित होता है उससे, और अब बुद्ध की मूर्तियां बनना आरंभ हो जाती हैं। और यहाँ से अब जब गुप्ता एज आती है, गुप्ता एज के आते आते भक्ति काल का दौर शुरू हो जाता है।
तो ये जो मंदिर बनने की पूरी अवधारणा है वो इसलिए शुरू होती है कि भक्ति काल हो गया। और हमने पहले बात की थी जैसे यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ बन रही हैं, तो आपको याद होगा हमने बात की थी कि किस तरह से देवताओं की मूर्तियाँ बनना शुरू होती हैं, विष्णु की मूर्ति बनना शुरू हो जाती है, महिषासुर मर्दिनी, इन सब की हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। तो ये जो मूर्तियाँ बनना शुरू हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि भक्ति काल का आरंभ हो चुका है। और अब जो है जो जितने भी लोक निर्माण हैं वो इतने ज़्यादा आरंभ हो चुके हैं, इस शैली में पहुंच चुके हैं कि अब यहाँ पे जो देवी और देवता जो हैं उनकी मूर्तियाँ अलग अलग रूप में बननी शुरू हो गई। जैसे विष्णु के दशावतार रूप में मूर्तियाँ बनना शुरू हो जाती हैं गुप्त काल तक पहुँचते पहुँचते। और जितने भी चाहे आप स्तूप से अगर हम देख लें तो हमने जब स्तूप में देखा था यक्ष यक्षिणी को किस तरह से अलंकृत किया हुआ है शुंग और सातवाहन कालों में स्तूप के तोरण द्वार पे। तो ये जो गुप्त काल है इसमें इन्हीं से प्रभावित होकर हिंदू मंदिरों का विकास हुआ। और ये जो मंदिर हैं ये धार्मिक आस्थाओं को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीकों का निर्माण किया गया उनसे मूर्ति पूजा आरंभ हुई है। तो अब यहाँ से देवी देवताओं की मूर्त रूप में पूजा हेतु स्थापना के लिए सुंदर भवन निर्मित किए गए और इन भवनों को ही मंदिर कहा गया है। तो ये यहाँ से मंदिर की अगर आप डेफिनेशन अगर आप जानना चाहें तो ये यही है कि देवी देवताओं की मूर्त रूप में पूजा हेतु स्थापना के लिए जिस भवन का निर्माण किया गया उसको मंदिर कहा गया है। अब मंदिर का उद्भव और विकास का क्रम अगर हम देखें तो प्रारंभिक चरणों में मंदिर सपाट छत वाले थे, एक ही पत्थर को काट कर बनाए जाते थे और समय के साथ शिखरों से युक्त मंदिर का क्रमिक विकास हुआ और इसी विकास के क्रम को हम 5 चरणों में बांट सकते हैं। तो ये जो विकास जो हमने देखा कि आज के जो हम मंदिर देखते हैं, चाहे आप अगर किसी ने साउथ के मंदिर देखे हो, चोल मंदिर देखे हो, बृहदेश्वर मंदिर देखे हो, मीनाक्षी टेम्पल हो, तो वो कितने बड़े आकार में बने हुए हैं। लेकिन जो प्रारंभिक मंदिर थे वो वहाँ से नहीं शुरू होते, वो शुरू होते हैं सिंपल से एक कमरे से। छोटा सा एक कमरा है और उसके पिलर्स लगे हुए हैं जिसमें उसको छत जो है वो एकदम सपाट रखी हुई है, एकदम प्लेन रखी हुई है और उसके ऊपर कोई भी ऐसा शिखर या कोई भी हमको रेस प्लेटफॉर्म ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या ये जो मंदिर का जो विकास है, जो हम मंदिर आज जिस स्थिति में देखते हैं, इनका जो पूरा का पूरा क्रम है इसको हम आज अध्ययन करेंगे और किस तरह से वो मंदिर चरणबद्ध तरीके से एक छोटे से कमरे से और एक सपाट छत के शुरुआत के बाद और किस तरह से अब आज के समय में जो मंदिर हम देखते हैं उस स्थिति में पहुँचे। तो ये जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, जितना भी विकास हुआ, इनको हम चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे एक एक चरण में। और इसीलिए इस पूरे के पूरे जो डेवलपमेंट है इसको हम 5 चरणों में बांटते हैं और इस चरणों का हम अभी अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहला चरण है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की थी आपसे, सांची की जब हमने स्तूप के बारे में बात की थी तो हमने दिखाया था आपको कि किस तरह से एक मंदिर संख्या 17 मिली है जो सांची में मिली है और ये प्राचीनतम मंदिर माना गया है इसको। और ये प्रथम चरण का मंदिर है जिसमें हमको कोई भी रेस्ट प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं देखने को मिलता। अब ये देखिए आपकी जो मंदिर है इस पर चबूतरा बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाया गया है और यहाँ पे पिलर्स देखने को आपको मिल रहे हैं, सीधे सीधे खंभे हैं। इसकी छत जो आपको दिख रही है वो एकदम सपाट है, तो छत सपाट है इसकी और आकार जो है वो वर्गाकार है, उथले स्तंभों पे निर्मित है और कम ऊंचाई पे मंचों पे इसको बनाया गया है। तो ये सांची का मंदिर संख्या 17 है और यही हमारा प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ से मंदिरों के बनने का, निर्माण कार्य का यहाँ से आरंभ होता है और यहीं से मंदिर अब जो है धीरे धीरे इसका विकास होना शुरू होगा और हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से मंदिर जो है वो अब द्वितीय चरण अगर हम देखें तो ये बहुत ही फेमस एक टेम्पल है। इसके ऊपर से प्रश्न आता है, अच्छा ये प्रश्न यहाँ से भी आता है, प्रथम चरण का मंदिर सीधा सीधा एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सांची का मंदिर संख्या 17। मंदिर संख्या आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्राचीनतम या प्रथम चरण का जो मंदिर है वो हमें किस क्षेत्र में मिलता है। तो ये सांची का मंदिर है और ये स्तूप जहाँ पे बना है सांची का उससे पास में ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो ये मंदिर वहाँ पे निर्मित हुआ है। द्वितीय चरण पे अब मंदिर अगर देखें तो इनके जो गर्भगृह है इनके चारों ओर ढका हुआ मार्ग बनाया गया। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जब मैंने दिखाया था तो यहाँ पे गर्भगृह है और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनाए जाते हैं और ये जो प्रदक्षिणा पथ बनने की जो शुरुआत है
ये हमको दूसरे चरण में मिलती है। अब ये पहले चरण में अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई प्रदक्षिणा पथ नहीं है, अंदर एक कमरा है और बस आप सीधे जाके बस पूजा कर सकते हैं और बाहर आएंगे। लेकिन ये जो दूसरे चरण का जो मंदिर है, इसमें गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ एक मार्ग बनाया गया और इसी को प्रदक्षिणा पथ के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। मंच जो है अधिक ऊंचे बने। ये अब जैसे देखिए आप, तो ये प्लेटफॉर्म रेस्ड है काफ़ी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे इस मंदिर को ऊपर। ये हमारा नचना कुठार का मंदिर है, पार्वती मंदिर। और यहाँ से प्रश्न आता है, नचना कुठार का मंदिर किस देवी या देवता के लिए बनाया गया, उसकी मुख्य देवी या देवता कौन है? तो ये पार्वती जी का मंदिर है नचना कुठार। और कहीं कहीं ये 2 मंजिल मंदिर भी बनाए गए हैं। तो अब यहाँ पे जैसे आपने देखा सांची का जो मंदिर बना, मंदिर संख्या 17, ये केवल एक ही मंजिला है। अब यहाँ से हमको 2 मंजिला मंदिर देखने को मिलते हैं। तो ये जो विकास का क्रम है, जो चरण है, वो अब दूसरे चरण में आया है। तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं इसमें जुड़ गई हैं और ये पहले जो चरण था उसकी विशेषताएं तो हैं ही हैं और साथ ही साथ इसमें दूसरी विशेषताएं जुड़ती जा रही हैं। तो हमको ये जो विशेषताएं जुड़ रही हैं ये ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे चरण में जो विशेषता जुड़ी है प्रदक्षिणा पथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो प्रदक्षिणा पथ है ये आगे चल के सभी मंदिरों में देखने को मिलेगा और ये प्रदक्षिणा पथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि द्वितीय चरण में कौन सी विशेषता जुड़ी, या फिर प्रदक्षिणा पथ की जो विशेषता है मंदिरों में वो हमको किस चरण के विकास में देखने को मिलती है। अब क्योंकि हमने नचना कुठार मंदिर की बात की है, उदाहरण है द्वितीय चरण का, तो चलिए नचना कुठार के ऊपर थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है और मध्य प्रदेश में ये स्थित है। सतना जिले से कुछ 50 किलोमीटर दूर है ये मंदिर नचना कुठार। और इसके मुख्य द्वार की ये फ़ोटो है। इसको 1885 में सबसे पहले कनिंघम ने इसके बारे में एक लेख प्रकाशित किया था और उसके बाद से ये जो है प्रकाश में आया है ये मंदिर। और द्वार के निचले हिस्से में, द्वार का जो निचला हिस्सा, ये मेन एंट्रेंस दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे इसमें मूर्तियां दिख रही हैं जो उत्कीर्ण की हुई हैं। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। और मंदिर की जो दीवार हैं इसमें रामायण के दृश्य उत्कीर्ण हैं बहुत सारे। एक दृश्य इसमें रामायण का ये भी देखने को मिलता है कि जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा है तो उस समय राम जी उन दोनों को पहचान नहीं पा रहे कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। तो एक दृश्य ये देखने को मिलता है। दूसरा दृश्य देखने को मिलता है सीता हरण के समय का, जिस समय रावण जो है वो वेश बदल के माता सीता से भिक्षा लेने आया है। तो ये 2-3 दृश्य रामायण के इसमें उत्कीर्ण हैं। और इसके अलावा द्वार के निचले हिस्से पे मकर वाहिनी गंगा और कुरमन वाहिनी यमुना नदी का भी उत्कीर्ण मिलता है हमको मूर्ति के रूप में, एक गार्ड के रूप में, मतलब द्वारपाल के रूप में इनका उत्कीर्ण किया गया है इनको। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मकर वाहिनी गंगा, मकर वाहिनी बोला गया है मतलब उनका जो वाहन है वो मकर है गंगा का, और जो यमुना नदी है उनका वाहन है कुरमन यानी कछुआ है। तो ये दोनों अपने वाहन के साथ उत्कीर्ण की गई किस मंदिर में, प्राचीनतम मंदिर में हमको मिलती हैं, तो वही हमको मिलती हैं नचना कुठार के मंदिर में। तो दोस्तों ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुका है एक बार कि मकर वाहिनी गंगा और कुरमन वाहिनी यमुना का अंकन या उत्कीर्णन मूर्ति के रूप में हमको किस मंदिर में देखने को मिलता है। तो ये नचना कुठार का मंदिर था पार्वती जी का। अब तीसरे चरण पे आते हैं हम। यहाँ पे अभी तक आपने देखा जो छतें थीं वो एकदम सपाट थीं, हालांकि प्लेटफॉर्म रेज हो चुका है, प्लेटफॉर्म बढ़ गया है, मगर ये जो छत आपको दिख रही होगी ऊपर, ये अभी भी एकदम सपाट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको देखने में। लेकिन जो तीसरा चरण है इसकी विशेषता ये है कि सपाट छतों की जगह अब शिखर का उद्भव होता है, और ये शिखर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं मंदिर स्थापत्य में। आगे चल के हम देखेंगे बहुत ही विशाल शिखर का निर्माण होता है मंदिरों में। और अभी जो तीसरा चरण है, क्योंकि ये शुरुआती दौर है और अभी यहाँ से बस शिखर बनने की शुरुआत होती है, तो इनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक नहीं थी, तो अभी भी इसकी ऊंचाई काफ़ी कम रहती है इन शिखर की। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एक इसमें विशेषता जुड़ती है तीसरे चरण में, शिखर के साथ साथ जुड़ती है पंचायतन शैली। अगर हम चरणबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं तो देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए चरण है वो तीसरा चरण है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा विशेषताएं जुड़ रही हैं। पंचायतन शैली जुड़ी, शिखर जुड़ा, और हम देखेंगे किस तरह से ये जो मंदिर का जो निर्माण यहाँ से शुरू होता है, इसके आधार पे ही आगे चल के सारे मंदिर
जितने हम देखेंगे आगे चल के मंदिरों की, जब हम नागर शैली और द्रविड़ शैली पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि शिखर पढ़ रहे हैं हम, उसमें बहुत सारे जगह पे कौन सी शैली पंचायतन शैली में बना है। फिर रथ वाली शैली पढ़ेंगे, तो यहाँ से ये जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो तीसरा चरण है। और इस शैली में प्रमुख देवता के मंदिर के साथ जो पंचायतन शैली है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको पंचायतन शैली क्या होती है। इसमें एक प्रमुख देवता होते हैं जो कि यहाँ पे एक डायटी रखे गए देवी देवता जिसके लिए वो मंदिर बनाया गया, और इसको चौकोर बनाया जाता था। इस मंदिर को इसके चारों तरफ एक एक देवी देवता को स्थापित किया जाएगा जो कि गौड़ देवता जिनको बोलते हैं। तो इस तरह से ये मंदिर की पंचायतन शैली हो जाती है। अब ये जो मंदिर है पूरा का पूरा ये एक तरह से इस तरह से क्रॉस का रूप ले लेता है। तो ये इस तरह का मंदिर कुछ बन गया, जो अगर हम बाहर से देखें तो हमको इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये क्रूसीफाइड टाइप का मंदिर देखने को मिलता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पंचायतन शैली इसको हम बोलते हैं, और इसका उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये झांसी जिले में है, बेतवा नदी के किनारे। एक तरफ देवगढ़ है और दूसरी तरफ चंदेरी का किला है। और नवीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी तक यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में हमेशा ये लगा रहा कि ये स्थान किसके आधिपत्य में रहे, और काफ़ी यहाँ पे युद्ध चलते रहे। और शिखर का हमको इस मंदिर में प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा बनता है, क्वेश्चन है एकदम ऑब्जेक्टिव। प्राचीनतम उदाहरण शिखर का हमें किस मंदिर से देखने को मिलता है, तो वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, और ये पंचायतन शैली में बना है। तो शैली भी क्योंकि पूछी जाती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। शैली से प्रश्न बनते हैं, उसके डिज़ाइन से बनते हैं, और उसमें क्या विशेषता है वहाँ से बनते हैं। ये गुप्त काल में मंदिर निर्माण यहाँ से शुरू होता है, और 40 फीट का शिखर इसका था, जो अभी इस समय भग्नावस्था में, अगर आप ये फ़ोटो देख पा रहे होगे तो ऊपर से शिखर आपको थोड़ा सा टूटा हुआ दिख रहा है, और इसका शिखर ऐसा माना गया 40 फीट था। और यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा सा मंदिर, ये दशावतार, इसका प्लेटफॉर्म और ज़्यादा रेस कर दिया गया है, मतलब काफ़ी ऊंचा चबूतरा इसका बनाया हुआ है। तो यहाँ से तीसरा चरण में बहुत सारी विशेषताएं जो जुड़ी हैं। इसमें जो पहले चरण की विशेषता थी दूसरे चरण की, जिसमें हमने देखा था रेस प्लेटफॉर्म है, वो भी बरकरार है, और नई नई चीज़ें इसमें जुड़ती जा रही हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये विकास का पूरा क्रम है, क्योंकि पुरानी जो विशेषताएं थी वो गायब नहीं हो रही, और नई विशेषता साथ में जुड़ रही हैं। अब इस जो दशावतार मंदिर है, इसमें जो हमको दीवारों पे मिलते हैं बहुत सारे मूर्ति, वो उसमें से एक है नर नारायण। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, भक्ति काल का उद्भव हो चुका है, और ये गुप्त काल का ही मंदिर है। तो भक्ति में अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा विष्णु की भक्ति शुरू की गई यहाँ पे, और शिव जी की भक्ति तो पहले से चल रही थी। तो ये जो नर नारायण हैं, ये विष्णु और शिव के संयुक्त रूप को दर्शाता है कहीं ना कहीं। और यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो भक्ति है, अब वो उसमें किस तरह से रीजनलिज्म आ गया है, यानी कि प्रांतीय जो उसके विशेषताएं हैं वो उसने जगह ले ली है। और हमको नर नारायण के साथ साथ यहाँ से अर्धनारेश्वर का भी रूप देखने को मिलेगा। जब हम आगे चल के कहीं बात करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे आपको। और ये जो दशावतार मंदिर है झांसी का, इसमें रामायण और महाभारत दोनों के ही दृश्य हमको इनका अंकन मिलता है मूर्ति के रूप में। और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे ये है कि पर्सी ब्राउन का अनुसंधान इस मंदिर से संबंधित है, उनकी रिसर्च वर्क है इसके ऊपर। तो हमको याद रखना है, नचना कुठार जो मंदिर हमने पढ़ा था वो कनिंघम से संबंधित है, और दशावतार मंदिर जो है वो पर्सी ब्राउन से संबंधित है। इसी मंदिर में अनंतशाही विष्णु, यानी कि विष्णु का वो रूप जो हम देखते हैं कभी टीवी सीरियल में, अगर आपने देखा हो कि शेषनाग के ऊपर किस तरह से विष्णु जी आराम मुद्रा में, मतलब अनंतशाही जिसको बोला गया है, शयन मुद्रा में है, और वो हमको अंकन मूर्ति के रूप में इसकी दीवारों में मिलता है, प्रतिमा के रूप में इसकी दीवारों में इसको उकेरा गया है। तो ये अनंतशाही विष्णु हमको कहाँ मिलते हैं, और नर नारायण हमको कहाँ मिलते हैं, तो ये दशावतार मंदिर मिलते हैं। सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और यहीं से प्रश्न आपको अगर पूछे जाएंगे मंदिरों के प्राचीनतम मंदिर से अगर कहीं प्रश्न आएंगे तो वो यहीं से आते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा मंदिर हमको मिलता है वो भीतर गांव का मंदिर। ये कानपुर में मंदिर है, कानपुर जिले में ये मंदिर है भीतर गांव, और ये ईंटों से निर्मित प्राचीनतम मंदिर है। तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये ईंट निर्मित, अब जैसे कि मैंने आपको बताया मंदिरों की सामग्री से पूछते हैं कि किस सामग्री से वो बना है, तो ये क्वेश्चन वहीं से बनेगा कि ईंटों से बना प्राचीनतम मंदिर कौन सा है। सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन, भीतर गांव का मंदिर है। और इसकी विशेषता ये है कि जो इसकी ईंटें हैं वो सांचे में ढली गई हैं, और सांचों से एकदम ढाल के इनको ईंटों से बनाना शुरुआत। तो अब यहाँ पे ईंट निर्मित भवनों की जो शुरुआत है वो गुप्त काल से शुरू हो जाती है। गुप्त काल मतलब ये कुछ लेटर गुप्त पीरियड की बात है। और इसकी बहुत सारी ईंटें अभी इस समय लखनऊ के संग्रहालय में भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें वॉल्टेड आर्क का हमको सबसे पहला उपयोग भारत में देखने को मिलता है। तो भारत में इससे पहले कोई भी ऐसा भवन नहीं मिला अभी तक जिसमें हमको वॉल्टेड आर्क का उपयोग देखने को मिले। यानी कि वॉल्टेड आर्क का जो पहला उदाहरण है वो ये मंदिर है। तो यहाँ से सीधा सीधा एक और क्वेश्चन बन गया वॉल्टेड आर्क। दूसरा बन गया ईंटों से निर्मित। अच्छा, ईंट निर्मित मंदिर बहुत सारे और भी हैं, और एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ में है, वो भी ईंट से निर्मित है। तो प्रश्न कभी कभी आता है, एक बार पूछा भी गया, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि आपको नाम दे देंगे तो पूछेंगे इसमें से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित है। इसका जो शिखर है, अब जैसे आप देख पा रहे होगे इस फोटो में दिख रहा हो, शिखर काफ़ी ऊंचा है, और ये दशावतार मंदिर जो इससे पहले हमने पढ़ा था उससे भी ऊंचा इसका शिखर है। तो इसका जो शिखर है वो दशावतार मंदिर से ऊंचा भी है, और ये ईंटों से निर्मित है। इसकी विशेषता वॉल्टेड आर्क। तो ये 3-4 विशेषता हैं। और स्थान से जो प्रश्न मैंने आपसे बोला था तो ये आप नोट डाउन करते रहना। ये भीतर गांव का मंदिर जो है ये कानपुर का है, ये कानपुर ज़िले में है। और जो हमारा दशावतार मंदिर था वो झांसी ज़िले में था, झांसी ज़िले में ललितपुर में दशावतार मंदिर है। अब चौथे चरण पे हम आते हैं। इसका जो विशेषता है इसकी वो ये है कि अभी तक के जितने हमने मंदिर देखे वो मुख्य मंदिर उसके अभी तक हमको वर्गाकार मिले हैं, यानी स्क्वायर मिले हैं। लेकिन यहाँ से अब ये जो मुख्य मंदिर है ये रेक्टेंगल होना शुरू हो जाता है, आयताकार हो जाता है। और इसका उदाहरण है तेर मंदिर। अब जैसे इस मंदिर में अगर आप फोटो देख पा रहे होगे तो यहाँ पे एक शिखर आपको दिख रहा है, पहले से बना हुआ है। तो शिखर बनने की जो शुरुआत तीसरे चरण में हुई थी वो इसके साथ इस विशेषता जो है वो पुरानी विशेषताएँ जारी हैं। चबूतरा भी थोड़ा सा उठा हुआ है, ज़्यादा नहीं, लेकिन रेस प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है मंदिर। तो ये रेस प्लेटफॉर्म पे भी है। तो यानी कि जो पहले की जितनी भी विशेषताएं हैं वो इस पे बरकरार हैं। बस इसमें एक नई विशेषता क्या जुड़ गई है कि अब जो मंदिर मुख्य मंदिर है वो वर्गाकार ना होकर आयताकार हो गया है। ये हमारा 5वां चरण है मंदिर का। अब इसमें मंदिर जो है ये हमको एकदम अलग से ही दिखता है। आयताकार किनारे वाले वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण यहाँ पे आरंभ होता है। वृत्ताकार मंदिर यानी कि सर्कुलर मंदिर यहाँ से बनने शुरू होते हैं, और ये दर्शाता है कहीं ना कहीं प्रांतीय कला को। क्योंकि ये जो मंदिर हमको मिला है इसका उदाहरण हमको मिलता है राजगीर का मनियार मठ। ये याद रखना हमको, क्योंकि ये जो मनियार मठ है ये सर्कुलर है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, हो सकता है आपसे पूछ दे इसमें से कौन सा मंदिर वृत्ताकार मंदिर है, सर्कुलर है। तो इसमें बाकी पहले की सारी विशेषताएं जारी रहती हैं, बस ये जो मुख्य मंदिर है इसको वृत्ताकार बना दिया गया है, और इसके जो किनारे हैं वो सारे के सारे आयताकार हैं। और यहाँ पे आपको शिखर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस जो मंदिर की जो मुख्य मंदिर का जो डिज़ाइन जो शेप है वो थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पे आयताकार हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। और ये नाम याद रखना है राजगीर का मनियार मठ। राजगीर यानी कि बिहार में है, तो इसलिए इससे ये जाना गया है कि इसमें प्रांतीय कला का कहीं ना कहीं प्रभाव यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो मंदिर की जो निर्माण शैली है, जो उसका शेप है, जो उसका आकार है, वो अब सर्कुलर कर दिया यहाँ से। तो ये हमारे आज के पूरे मंदिर थे जो हमने पढ़े चरणबद्ध। और मंदिरों की वास्तुकला शैली अगर हम देखें तो हम इसको 3 मुख्य भागों में बांटते हैं, नागर शैली, द्राविड़ शैली और वेसर शैली। जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मोटा मोटा आप जान लीजिए कि नागर शैली के मंदिर जो है वो नॉर्थ इंडिया में जितने मंदिर हैं वो मैक्सिमम क्या बल्कि सभी उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली के हैं, केवल एक मंदिर को छोड़ के, जो है ग्वालियर का तेली मंदिर। तो ग्वालियर में एक मंदिर है
ग्वालियर का जो टेम्पल है वो केवल नागर शैली में नहीं है, बाकी जितने उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो सारे के सारे नागर शैली में बने हैं। और द्रविड़ शैली जो है वो हमको साउथ के मंदिरों में देखने को मिलेगी। और जो वेसर शैली है ये इसमें कुछ अलग विशेषताएं हैं, दोनों नागर शैली और द्रविड़ शैली में कुछ विशेषताएं हैं। और जो वेसर शैली है ये दोनों की विशेषताओं को मिला देता है वेसर शैली, और यहाँ से फिर एक अलग ही शैली का उद्भव होता है। और जो कि अगर हम देखें तो आगे चल के इन मुख्य शैलियों के अलावा भी बहुत सारी और शैलियाँ हैं, जैसे होयसल शैली है और इसके अलावा विजयनगर की अलग शैली थी मंदिरों की। तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे बांटें तो 3 शैलियाँ हैं, लेकिन इसके अलावा और 3 शैलियाँ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। तो हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे नागर शैली के ऊपर, उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसमें हम बहुत सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे गर्भगृह जो मैंने आज बताया आपको, प्रदक्षिणा पथ, इसके अलावा शिखर है, शिखर भी हमने आज देख लिया। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अम्लक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके कुछ मंदिरों के बारे में भी बात करेंगे जो कि नागर शैली में बने हैं। तो नागर शैली में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मध्यकालीन जो हमारा जो मध्य भूभाग है भारत का, वहाँ, और इसके अलावा उड़ीसा के मंदिरों की बात करेंगे हम, और गुजरात के मंदिरों की बात करेंगे। तो गुजरात में जो सोलंकी वंश ने जो मंदिर बनाए उसकी बात करेंगे। उड़ीसा में जितने भी हमारे मंदिर हैं, जगन्नाथ, कोणार्क और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं ये सब, इनके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और यदि आपको कुछ भी कहीं पे भी डाउट रह गया है, किसी क्वेश्चन को आपको पूछना है मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन करके मुझसे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।